नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ निमसा में। और आप सब एकदम ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम अपने जो लगातार सेशन ले रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चौथे अध्याय समकालीन भारत का, जिसका नाम है कृषि। इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमने पिछले 3 पाठों में पढ़ा पढ़ा किस प्रकार के संसाधन क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, और संसाधन भी मतलब अमूमन उस क्षेत्रों तक पहुँच गए थे कि हम जैसे कि वन्य जीव संसाधन है या वन संसाधन है, या हमने पिछले ही अपने एपिसोड में जल संसाधन के बारे में भी पढ़ा। अब उन संसाधनों की आवश्यकता हमें कहाँ-कहाँ होती है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिनका नाम है कृषि। और कृषि नाम आते ही अमूमन भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर डिपेंड करती है। मान लो कि वर्तमान में देश में 131 करोड़ जनसंख्या है, तो 131 करोड़ में से 2/3 जनसंख्या मतलब लगभग 90 करोड़ जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है? कृषि के ऊपर। मतलब हर एक क्षेत्र में कृषि की जा रही है, खेती की जा रही है, क्योंकि चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे वाणिज्य व्यापार हो, जितने भी क्षेत्र हैं, सब किसके ऊपर टिके हुए हैं? कृषि पर। चाहे वस्त्र उद्योग ले लो, शक्कर उद्योग ले लो, गन्ना मतलब अपने गुड़ या खांडसारी उद्योग ले लो, अपने सूती वस्त्र उद्योग ले लो, जितने भी है बहुत सारे उद्योग लगभग या अमूमन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कृषि के ऊपर। तो आज हम अपनी परंपरा में, इस वीडियो की परंपरा में हम यही पढ़ेंगे कि कृषि क्या है, कृषि कितने प्रकार की होती है, और किन-किन क्षेत्रों पर कौन-कौन सी फसलें महत्वपूर्ण हैं, और वे कौन-कौन सी फसलें जो किन-किन क्षेत्रों में उगाई जाती है, और उसमें भारत का क्या है रवैया। ये पाठ हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। एक पार्ट इसका आज करेंगे और एक आने वाला एपिसोड में हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। तो खैर चलते हैं साथियों आज कृषि के बारे में। जैसा कि लिखा है साथियों का कृषि, कृषि हिंदुस्तान में लगभग 2/3 जनसंख्या वाले लोग करते हैं। 2/3 जनसंख्या। यहाँ तो कुछ लिखने की या लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। देखो, अब इसमें क्या है कि ज्यों-ज्यों अपना जैसे आदि मानव पैदा हुआ था जिस समय, तो आदि मानव धीरे-धीरे क्या, एक बार तो वो भी जंतुओं की तरह ही व्यवहार करता था, लेकिन धीरे-धीरे उसने भी क्या किया, एक समूह बनाना स्वीकार किया। फिर धीरे-धीरे उन्होंने अपने भी बदन पर कपड़े पहनने से मतलब सीखे धीरे-धीरे, आग लगानी सीखी। आपको पता होगा, पहले आदिम मानव गाय है या बहुत सारे जंगली जानवर है या कोई पशु है, पक्षी है, उनको क्या कर देता था, मार देता था, उनके मांस का सेवन करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे संस्कृति या धीरे-धीरे प्रकृति का क्या हुआ, विकास हुआ, प्रकृति आगे बढ़ी, प्रकृति पर्यावरण बदलाव में आया, और ज्यों-ज्यों व्यक्ति के मानसिक विकास की बढ़ोतरी हुई, और त्यों-त्यों नए-नए विचार आए, नई-नई तकनीक आई, नई-नई प्रौद्योगिकी आई। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज जो कृषि करते थे, आज से लगभग 200, 300, 400 साल पहले, वो कृषि अमूमन होती थी, वो होती थी बैलों से। लेकिन आज मतलब हमें बहुत कम देखने को मिलेगा कि बैल से भी कृषि होती है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत कम तरीके से बैल से कृषि होती है। वो लकड़ी वाले हल हमें तो देखने को भी मतलब यूँ, या तो मारवाड़ी में कहनी के देखने रही जोंजा पड़े आपने तो बात चीज़ है। और वास्तविकता कहीं है कि इन सब चीज़ों का धीरे-धीरे व्यक्तियों ने उपयोग करना बंद कर दिया। अति आधुनिक हमने जो उपयोग है उनका शुरू कर दिया, उपकरणों का उपयोग शुरू कर दिया। देखा होगा ट्रैक्टर, पहले ट्रैक्टर में भी धीरे-धीरे, अब देखो इसके मशीनों में भी धीरे-धीरे विकास हो रहा है। पहले कल्टी आई, उसके बाद सीड ड्रिल आई, अब नई-नई प्रत्येक चीज़ को बोने की अलग-अलग मशीनें आई है। अब उनको यहाँ तक कि अब तो खरपतवार निकालने के लिए भी अलग-अलग मशीनें आ गई। और आपको पता ही होगा, अगर रसायनों का उपयोग करें तो खरपतवार निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे रसायन उन खरपतवारों को उगने ही नहीं देते, उससे पहले क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। खैर ये सब चीज़ें नई-नई क्या है, परिवर्तनता लाती है, और वास्तविक परिवर्तनता ही इस संस्कृति का या इस सृष्टि का एक चक्र है। जैसे हम भी क्या एक, जैसे हम पैदा हुए तो बच्चे थे, धीरे-धीरे आगे बढ़े। उसी प्रकार मैंने ज़िक्र किया आदि मानव का, तो प्रारंभ में आदि मानव भी नासमझ था। फिर धीरे-धीरे उन्होंने पहले तो कच्चा मांस ही खाता था, पेड़ों की छालों से अपना बदन ढकता था। लेकिन बाद में धीरे-धीरे उसने क्या किया, आगे बढ़ा, वो भी परिवर्तन लाया, थोड़ा मानसिक विकास उसका भी आगे बढ़ा।
तो उसने जंगल में आग लगाई पत्थरों को रगड़ा कर, टकरा कर आपस में, और ज्यों ही आग लगी तो उसने मांस सेक कर खाने लगा। और उसके बाद धीरे-धीरे उनको भी लगा कि नहीं, ये सारे जंगल पशुओं के लिए भी नहीं है, इसमें भी कोई न कोई खेती की जा सकती है, या इसमें से इनको अनाज के रूप में भी लिया जा सकता है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यताओं में या बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं में, अपनी संस्कृति में पढ़ते हैं कि वो चावल का प्रयोग करते थे, गेहूँ का प्रयोग करते थे, किस जगह से बाजरे के दाने मिले हैं। तो ये सारे के सारे परिवर्तनता है, और यही परिवर्तनता ही मतलब वास्तविक संस्कृति का मंत्र ही क्या है, परिवर्तनता है। इसलिए हमें भी प्राचीन चीज़ों के ज़रिए या प्राचीन चीज़ों के ऊपर यूँ जम के नहीं बैठना चाहिए। रूढ़िवादिता की धारणा को स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्यों-ज्यों प्रकृति अपना परिवर्तन देती है, तो हमें भी उसके परिवर्तन को क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आज हम उन्हीं परिवर्तनों की बातें करते हुए अपनी कृषि के 4 रूपों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है जीवन निर्वाह कृषि या जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि। दूसरा हम पढ़ेंगे गहन निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि, जिन्हें गहन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि। और चौथा हम पढ़ेंगे रोपण रोपण कृषि। पहले हम इन चारों की छोटी-छोटी परिभाषाएँ देख लेते हैं कि वास्तव में ये भिन्न-भिन्न कृषियाँ मतलब अलग-अलग नाम तो लिखे हैं, लेकिन किन आधारों पर हम तय करेंगे कि ये रोपण कृषि है, किन आधारों पर हम तय करेंगे कि ये वाणिज्यिक कृषि है, और किन आधारों के आधार पर हम तय करेंगे कि ये गहन जीविका है और ये जीविका निर्वाह कृषि है। आपने देखा होगा साथियों, जो प्रारंभिक तरीके की है, जो प्राचीन तरीका था, कौन-सा तरीका? प्राचीन तरीका। प्राचीन का मतलब यहाँ है प्रारंभ से। जिस तरीके को हमने प्रारंभ में अपनाया था, उस तरीके से आज भी कृषि की जाती है, वो क्या कहलाती है? प्राचीन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। अब दूसरा, फिर गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह, जैसे कि शब्द दे रखा है गहन, गहन का मतलब होता है अधिकतर। आपको पता है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती है, तो त्यों-त्यों जनसंख्या को भी क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न की या धान की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो उन वस्तुओं की पूर्ति के लिए या उन धान की पूर्ति के लिए कौन-सी खेती की जाती है? गहन जीविका, या इसमें इस कृषि पर दबाव रहता है। आपको पता होगा कि हमारा जो है संपत्ति, जो पितरात्मक समाज है हमारा, पितृसत्तात्मक, और पिता की संपत्ति आगे उनके पुत्रों को क्या है, मतलब दी जाती है। तो यही समस्या है। मान लो एक पिता के 4 बेटे हैं, और मान लो उसके पास 10 बीघे ज़मीन थी पिता के पास, और चारों में बाँटते ही ढाई-ढाई आ गई, तो इनका मतलब कृषि की कमी हुई। तो अब उत्पादनता में, जनसंख्या में वृद्धि हुई और भूमि की कमी हुई, तो भूमि पर क्या रहता है, इनका दबाव रहता है। तो ये आपको ये चीज़ है याद करनी है, ठीक है? फिर तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। इस कृषि में भी रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अब अगली है तीसरी कृषि। तीसरी है, वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, धान पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अनाज प्राप्त हो, या ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त हो। इसके साथ ही हम अधिक पैदावार के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं। मतलब इसी के साथ ही उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं, और इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं कि खेती करने का प्रयास करते हैं। वो कौन-सी है? वाणिज्यिक कृषि। उदाहरण ख़ैर हम अभी लेंगे वाणिज्यिक कृषि में, चावल है जैसे, जैसे पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक खेती मतलब इनका क्या होता है, व्यापार होता है चावल का, आगे बेचा जाता है चावल। वहीं असम में देखेंगे तो असम में चावल एक गहन जीविका निर्वाह कृषि ही है। अगली है रोपण कृषि। रोपण कृषि विशाल क्षेत्र में की जाती है, लंबे क्षेत्रों में, और उसमें क्या होता है, रोपण कृषि में एक तो अपने मूल्य भी ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है, और श्रम की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, और मूल्य खर्चा भी जहाँ ज़्यादा आता है, ठीक है? और इसके साथ ही ये लंबी-लंबी कतारों में फसलें होती है रोपण कृषि की, विशाल क्षेत्रों पे होती है,
और इसमें आपको याद करने के लिए अगर उदाहरण दूं, जैसे रोपण कृषि किस किस फसलों की जाती है, तो जैसे चाय है, कॉफी है, गन्ना है, केले, केला आदि प्रकार, ये सारी की सारी फसलें किसका उदाहरण है, रोपण कृषि का। और इसमें भी चाय पश्चिम बंगाल और असम में, पश्चिम बंगाल और असम, और दूसरी ओर आपके जो कॉफी है वो कर्नाटक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, कर्नाटक। ये दो विशेष चीज से आपको याद रखना है, एक तो चाय याद रखनी है और एक कॉफी याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज है, वो चीज है अपने, अब हम इन चारों प्रकार की जो कृषि है इनको अलग अलग तरीके से समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे कि इनको किस किन क्षेत्रों पर क्या क्या कहा जाता है और इनके क्या क्या रूप हो सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम ये कृषि लेते हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और इसके बारे में पढ़ेंगे किन किन क्षेत्रों में इन्हें क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता है। ये तो हम अभी शुरुआत में मतलब समझने के लिए बात कर रहे थे कि कृषियाँ कितने प्रकार की है, क्या क्या है। अब हम पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है, ये कृषि का नाम है। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि इस कृषि में क्या होता है, प्राचीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा लकड़ी के हल से कृषि की जाती है, लकड़ी के हलों का प्रयोग, ठीक है, अपनी आजीविका की अपनी आजीविका व आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है। इसमें बेचे ऐसे कुछ नहीं जाते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। और एक ये छोटे छोटे क्षेत्रों पर की जाती है, मतलब उपजाऊ क्षेत्रों पर, उपजाऊ क्षेत्रों पर तथा उपजाऊपन, उपजाऊपन समाप्त होने पर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, ये लोग जैसे जंगलों को काट कर खेती करते हैं, किसको काट कर, जंगलों को। मान लो कि एक वर्ष के लिए यहाँ रहे और यहाँ अपनी आजीविका निर्वहन के लिए खेती की, जंगलों की सफाई की, और उसके बाद इनको लग रहा है कि अब उर्वरक मतलब ये जमीन में उपजाऊ क्षमता कम हो गई है, तो उस जमीन को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, अगले टुकड़ों में चले जाते हैं और आगे जमीन को, अपने जंगलों को काट कर क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो वो खेती, इस खेती को आपको पता होगा स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। कैसी खेती, स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये झूम कृषि के नाम से भी जानी जाती है, झूम कृषि या झूम खेती जो भी है, ठीक है। ये वालतरे या वालरा कृषि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। खैर हम अभी बात करेंगे किस क्षेत्र में से किस नाम से जानते हैं, तो आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। और ये जंगलों को काट कर की जाती है, जंगलों की सफाई करके, ठीक है। अब देखिए, तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, प्राचीन विधियों का एक प्रयोग, इसमें प्राचीन विधियों का प्रयोग किया जाता है कृषि करने के लिए, लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही आपके दाव कोई मतलब इसी प्रकार का कोई यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है।
अपनी आजीविका और आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोग करते हैं, आदिवासी लोग करते हैं या जो भी है। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा होता है। उपजाऊ क्षेत्रों पर तथा उपजाऊपन समाप्त होने पर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके कारण इन्हें स्थानांतरित खेती भी कहते हैं और ये जंगलों की सफाई करके ये खेती की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस खेती को अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ क्या क्या कहा जाता है। देखिए साथियों, अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा आदि, तो इन क्षेत्रों में इस कृषि को कहा जाता है झूम खेती। क्या कहा जाता है? झूम खेती या झूम कृषि। मणिपुर में से मणिपुर, ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, इसमें इसे कहा जाता है झूम खेती। इसके साथ ही मणिपुर में इसे कहा जाता है पामलू। क्या कहा जाता है? पामलू। और मणिपुर के अलावा जैसे अंडमान निकोबार है, उनमें कहा जाता है दीपा। जैसे देखिए, मणिपुर में पामलू, अंडमान निकोबार, ठीक है, इसमें कहा जाता है दीपा। तो अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि झूम कृषि के या स्थानांतरित कृषि या पारंपरिक जीवन निर्वाह कृषि के अलग अलग नाम क्या है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असम, मेघालय में तो झूम खेती के नाम से, मणिपुर में पामलू के नाम से, अंडमान निकोबार या अरुणाचल प्रदेश में ये दीपा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये तो है अपने राज्य में। वहीं अगर मान लो राजस्थान की बात करें, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कौन सा राजस्थान? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में से वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा, वालरा या वालतरे, वालतरे या वालतरे ये कहा जाता है। ठीक है, ये तो अपने राजस्थान की बात है। अब देखिए, विदेशों में भी इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तन दहन प्रणाली या कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काट के बनाई जा मतलब जंगलों की सफाई करके काट कर इसका प्रयोग करते हैं जमीन का, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि भी या कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब इसी प्रकार झूम खेती के अन्य विदेशों में किन किन नाम से जाना जाता है? जैसे ब्राजील में इसे रोको के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है और मध्य अफ्रीका में इसे मिल्पा नाम से जाना जाता है। तो खैर इनकी भी बात कर लेते हैं। मणिपुर में पामलू है, ठीक है, पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। और वहीं अंडमान निकोबार में दीपा है। राजस्थान में इसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में से वालरा या वालतरे के नाम से जानी जाती है ये कृषि। ठीक है, और वहीं अपने मैक्सिको मैक्सिको और उत्तरी दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम। देखिए साथियों, मैक्सिको है और दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, ब्राजील है, वेनेजुएला है, इसके साथ ही आपके अपने जो वियतनाम है, इन सब में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैक्सिको और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में से मिल्पा के नाम से जाना जाता है और वियतनाम इसमें
अपने वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में इसे रोको के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जाना जाता है और दक्षिण अफ्रीका में इसे मसोलो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका या मध्य दक्षिण अफ्रीका जो भी है, मध्य अफ्रीका याद कर लेना आप, दक्षिण छोड़ देना, ठीक है। मैक्सिको और अमेरिका में मिल्पा के नाम से, क्या नाम है? मिल्पा। ब्राजील में इसका नाम है, या देख लो, विश्व के देशों में झूम खेती के अन्य नाम। तो मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका मिल्पा, ब्राजील में रोको और वेनेजुएला में कोनुको, अपने मध्य अफ्रीका और वियतनाम में रे, और इसमें कहा जाता है मसोले। क्या कहा जाता है? मसोले। देखो अलग अलग नाम है, सब में थोड़ा ठीक ढंग से याद करना एक बार, मतलब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। देखो विश्व के देशों में झूम खेती के अन्य नाम कौन कौन से हैं? मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में है मिल्पा, ब्राजील में है रोको, वेनेजुएला में है कोनुको और अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में क्या है? रे है। इसके साथ ही अगर आपको इंडोनेशिया का पूछ ले तो लद्दाख लिख देना, इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया में, और कृषि का नाम क्या है? लद्दाख। क्षेत्र है इंडोनेशिया। कौन सा क्षेत्र है? इंडोनेशिया। ठीक है, इतनी चीजें आपको इस खेती में याद करनी है। हो सकता है 2 नंबर का सवाल दे दे और मिलान का दे दे। बाकी अमूमन इस पार्ट से जो ज्यादा सवाल बनते हैं वो या तो चावल की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूछेंगे आपको, या गेहूं की, या गन्ना की, या मतलब या चाय है, पटसन है, या जूट है, इनकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूछ सकते हैं। अमूमन तो बोर्ड में ज्यादा झुकाव इसका ही रहा है, लेकिन कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या कहते हैं, या कर्तन दहन प्रणाली क्या है। तो कर्तन दहन प्रणाली में ये सारी की सारी चीजें आती है। हो सकता है आपकी बार मिलान में प्रश्न दे दें और पूछ ले कि विश्व के देशों में झूम खेती के अन्य नाम, मिलान करो आमने सामने। जैसे मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ तो अपना वास्तविक तो है मिल्पा, और वहां दे दे रोको, और रोको की जगह मिल्पा दे दे, मतलब उल्टा कर दे, फिर हमको क्या करना होगा? मिलान करना होगा। कंपटीशन की दृष्टि से भी ये बहुत ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्राजील में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, या वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है। तो मैक्सिको और अमेरिका में मिल्पा है, ब्राजील में रोको, वेनेजुएला में कोनोको है, और अफ्रीका में मसोले, वियतनाम में रे है, और इंडोनेशिया में क्या नाम है? लद्दाख है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालतरे या वालरक खेती के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जैसे असम है, मेघालय है और त्रिपुरा क्षेत्र है, वहां इसे अपने झूम खेती के नाम से जाना जाता है, और मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है, तथा छत्तीसगढ़ और निकोबार अंडमान द्वीप समूह है, वहाँ इसे दीपा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और भी इसके क्षेत्र है जहाँ अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे बेबर कहा जाता है, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पेंडा कहा जाता है, और झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है। तो ये हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ इसे खिल कहा जाता है। मतलब अलग अलग नाम है। इन अलग अलग नामों से इनमें से कुछ एक नाम याद कर लेना आपको, ताकि आप अगर कोई इस बारे में कोई प्रश्न आए तो वो प्रश्न ठीक तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब इस प्रकार ये तो अपना हो गया कौन सा? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि पूरी हो गई। अब अगली बात है साथियों, वो है हम करेंगे गहन जीविका कृषि। कौन सी कृषि? गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। कम भूमि पर अधिक फसल उत्पादन। ठीक है, कम जमीन है और उस पर क्या करना है? गहन जीविका निर्वाह कृषि।
भूमि तो कम है लेकिन अधिक क्या करना, फसल उत्पादन करना है। ठीक है। और ये उस क्षेत्रों में होती है जहाँ जमीन कम है और जनसंख्या ज्यादा है। जमीन कम व ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है। इसके साथ ही अपने क्या है कि हम जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि भाई एक परिवार, पिताजी के 4-5 बेटे हैं तो उनके पास जितनी जमीन है वो वापस उनके बेटों के नाम की होगी। तो ऐसे कंडीशन में फिर आज वर्तमान में जो जमीन है वो कम होती जा रही है, और जिसके कारण गहन जीविका निर्वाह कृषि में क्या है, कृषि भूमि पर दबाव है। कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। ठीक है। और इसमें भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रासायनिक उर्वरकों का क्या होता है, प्रयोग होता है। उदाहरण देखें तो उदाहरण है आपके पंजाब व हरियाणा। मतलब बहुत सारे हैं, पंजाब है, हरियाणा है, अपने मान लो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, मैदानी क्षेत्र, वहां पर भी होता है ऐसे, या कोई राजधानी क्षेत्र है दिल्ली। तो मतलब जहाँ जमीन तो क्या है, कम है, और जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। राजस्थान का केवल वो उत्तरी भाग ही नहीं, पूर्वी भाग ही, पूर्वी भाग वहीं। बाकी तो हमारे यहाँ तो मरुस्थल में तो खूब जगह ही पड़ी है। तो ये अपने मतलब अगर आपको पूछ लें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जहाँ जहाँ क्षेत्र है उसके ऊपर ये गहन कृषि करने की मतलब ज्यादा करनी पड़ती है। अब अगला है वाणिज्यिक खेती। कौन सी खेती, वाणिज्यिक खेती। तो जैन गहन जीविका निर्वाह कृषि में कम भूमि पर अधिक फसल उत्पादन करना पड़ता है। जमीन कम व जनसंख्या वहाँ ज्यादा क्षेत्रों में है, जिसके कारण कृषि भूमि पर क्या दबाव बढ़ रहा है। और ये रासायनिक उर्वरकों का इसमें भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा फसल उत्पादन करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अगला है वाणिज्य कृषि। कौन सी कृषि, वाणिज्य कृषि। इसमें उत्तम किस्म, उत्तम किस्म और अच्छी पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। बीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और ये व्यापार की दृष्टि से की जाती है। ठीक है ना। इसके साथ ही रसायनों का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अमूमन ये खेती होती है, वो होती है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब आदि। मतलब लगभग सभी राज्यों में ऐसी होती है ये। ठीक है। अब आपको याद करना है, इस अगर जो वाणिज्य कृषि का उदाहरण है, तो चावल एक वाणिज्य कृषि है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं। चावल पंजाब व हरियाणा में, पंजाब व हरियाणा में एक वाणिज्यिक कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि है। लेकिन असम में जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि।
पहले पंजाब में, हरियाणा में इतने चावल नहीं होते थे क्योंकि वहाँ पानी की थोड़ी समस्या थी। फिर तो अब तो नहरों वाले एरिया, जो डैम आपको पता ही होगा, उन सब से क्या हो, भाखड़ा नागल बांध से यहाँ पर बहुत अच्छा खासा चावल वगैरह हो जाती है। हम आगे हरित क्रांति के बारे में भी जिक्र करेंगे इसी। तो ये है अपनी वाणिज्यिक कृषि। कौन सी कृषि है? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के बाद एक अगली बात आती है, वो हम आज बात करेंगे रोपण कृषि की। कौन सी कृषि की? रोपण। तो वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, उत्तम किस्म और अच्छी पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पैदावार प्राप्त हो। व्यापार की दृष्टि से की जाती है। रसायनों और उर्वरकों का इसमें भी प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, अपने पंजाब है, तमिलनाडु है, या दक्षिण के ओडिशा वगैरह बहुत सारे क्षेत्रों में की जाती है। और ये पंजाब और वो हरियाणा में चावल एक वाणिज्यिक कृषि है, लेकिन असम में ये कैसी खेती है? जीवन निर्वाह कृषि है। तो ये भी थोड़ा आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखिए अगला है रोपण कृषि। रोपण कृषि एक व्यापारिक खेती ही है, व्यापार के लिए ही है रोपण कृषि। ये रोपण कृषि लंबे व विशाल क्षेत्रों में की जाती है। लंबे व विशाल क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है। इसके साथ ही इसमें श्रम व मूल्य की ज्यादा आवश्यकता होती है। ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। एक तो ये विशाल क्षेत्र में की जाती है, लंबे क्षेत्र में की जाती है। श्रम की भी ज्यादा, मतलब मेहनत भी ज्यादा पड़ता है। मूल्य मतलब यहाँ आप खर्चे की भी लिख देना, खर्चे की। खर्चे की क्या होती है? ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। वह कौन सी खेती होती है? अपने रोपण कृषि। अब रोपण कृषि के उदाहरण कौन सी, रोपण फसलें कौन सी है? रोपण कृषि की फसलें, ये एक लंबी कतारों में बोई जाती है, एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, ये याद रखना। इसमें एक ही प्रकार की लंबी कतारों में फसल बोई जाती है। लंबी कतारों में फसल बोई जाती है, बोई जाती है। ठीक है। और ये कच्चे माल के लिए भी है। किसके लिए? कच्चे माल के रूप में उपयोग। उद्योगों में कच्चे माल के रूप में रोपण का ये मतलब अमूमन ऐसे ही। जैसे अभी हम बात करेंगे। अब देखिए रोपण फसलों में कौन सा है? चाय, कॉफी, गन्ना, केला आदि, ये फसलें क्या है? रोपण फसलें। चाय है, कॉफी है अपने, उसके साथ ही रबड़ भी है। ठीक है। तो ये सारी क्या है? अपने रोपण कृषि है, रबड़। अब देखो, आपको ज्ञान आधारित प्रश्न पूछ ले, और भी फसल हो सकती है, हम आदि लिख सकते हैं। एक आध फसल और भी हो सकती है, या दो फसल और भी हो सकती है। जैसे अब देखो, जैसे चाय है, तो चाय उद्योग में चाय का काम है। कॉफी उद्योग में कॉफी। फिर गन्ना है तो शक्कर उद्योग है, अगर कोई भी शक्कर का उद्योग लगाएंगे, शक्कर उद्योग। या खांड सारी उद्योग है, खांड सारी। उसी के साथ ही केला है। केला तो फल के तौर पर है, रबड़ उद्योग है, उसमें काम काम आएगा। तो रोपण कृषि में कच्चे मालों के तौर पर इन्हें महत्वपूर्ण उपयोग होता है इसका। ठीक है। एक याद रखना, ये जो गन्ना है, ये 12 मास चलता है, मतलब 12 महीने की फसल है। 12 महीने की फसल। कितने महीने की फसल है? 12 महीने की। अभी हम आगे बात करेंगे, सस्य प्रारूप बात करेंगे फसलों का, कि किस प्रकार फसलों में सस्य प्रारूप की भी व्यवस्था होती है। तो इसमें अपने बंगाल, चाय कहाँ से, कहाँ की प्रसिद्ध है, मतलब सर्वाधिक चाय का उत्पादन वो है, एक तो अपने असम व उत्तरी बंगाल।
मतलब आप अगर पश्चिम बंगाल याद करो तो कोई बात नहीं, पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र है, उत्तर वाला हिस्सा है, वहाँ तो सर्वाधिक चाय है और कॉफी है कर्नाटक में। कॉफी के बागान सर्वाधिक कहाँ है? कर्नाटक में। इस प्रकार ये अपनी रोपण कृषि भी क्या है? पूरी हो जाती है। रोपण कृषि के बाद में हम बात करेंगे आज, ये बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक स्थान से दूसरे इसमें साधनों का प्रयोग भी किया जाता है उद्योगों के लिए, पहले भी हमने बात की। अब हम बात करेंगे फसल का सस्य प्रारूप। कौन सा प्रारूप? सस्य प्रारूप। तो रोपण कृषि याद हो गया होगा, एक तो लंबे और विशाल क्षेत्रों में की जाती है, इसमें एक ही प्रकार की लंबी कतारों में एक ही फसल बोई जाती है, श्रम और खर्चे की भी ज्यादा आवश्यकता होती है और कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साधन का भी प्रयोग किया जाता है और बाजार का भी उपयोग इस खेती में किया जाता है। और आपको प्रश्न ये पूछ लेंगे निम्न में से कौन सी, या तो पूछेंगे कौन सी रोपण कृषि है या पूछ लेंगे कौन सी नहीं है। तो अमूमन आप ये याद कर लो, इनमें से कोई एक आध, दोनों क्वेश्चनों का आपका उत्तर हो जाएगा कि चाय कॉफी गन्ना केला रबड़। अगर उसमें नहीं पूछे तो 3 दे देंगे, चाय कॉफी गन्ना, और चौथा दे देंगे कपास, तो कपास नहीं होगा। अगर पूछेंगे ये तो दे देंगे चावल बाजरा कपास, और एक दे देंगे मान लो रबड़, तो रबड़ सही हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखते हैं अगली बात। अब हम फसलों का सस्य प्रारूप देखेंगे कि भाई क्या सभी फसलें एक साथ हो सकती है या नहीं होती है, तो उनके बारे में हम आज और पढ़ेंगे। तो सस्य प्रारूप किसका? तो फसलों का। सस्य प्रारूप के आधार पर फसलों को 3 भागों में विभाजित किया है। फसलों का सस्य प्रारूप या कृषि का सस्य प्रारूप। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। पहले रबी की फसल, खरीफ फसल, और तीसरी वो है जायद। तीसरी कौन सी है? जायद। ठीक है। हाँ, देखिए साथियों, पहली रबी की फसल है, दूसरी खरीफ की फसलें हैं और तीसरी जायद की फसलें हैं। इन तीनों में कृषि का सस्य प्रारूप पूरा का पूरा बांटा गया है। समय के अनुसार रबी में कौन सी फसलें बोई जाएगी, इसके साथ ही खरीफ में कौन सी फसल बोई जाएगी, और अपने जायद में कौन सी फसल बोई जाएगी। अब देखिए सबसे पहले बात करें रबी की। कौन सी फसल की? रबी की। तो ये शीत ऋतु की है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। ठीक है। ये है अपने वर्षा ऋतु में, जो वर्तमान में ना अब वर्षा ऋतु, चौमासे की फसल है ये। और जायद है ग्रीष्म की। किसकी है? ग्रीष्म की। ठीक है। एक तो रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म आते आते काट ली जाती है। खरीफ की फसल है वो चौमासे वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और जायद की फसल है वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। जायद में विशेष तौर से सब्जियां हैं, इनके बारे में, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये सारी की सारी सब्जियां किस में आएगी? जायद में आएगी। आपको पता होगा कि मार्च अप्रैल के बाद और अपने जून जुलाई के बीच का जो समय है, इन समय में कौन सी फसल बोई जाती है? जायद फसल। तो देखिए, रबी में शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? रबी की फसल। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल, और जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है वो है ग्रीष्म या जायद फसल कहलाती है। ठीक है। अब रबी, अब इनकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है? अब देखिए, सबसे पहला अगर फसल चक्र देखें तो इन फसलों की जो होती है बुआई, वो होती है जून जुलाई में, या जुलाई अगस्त कह दो। ठीक है, जुलाई अगस्त भी कह सकते हो। अमूमन बेहतर यही रहेगा कि जून में अपन क्या करते हैं, फसल बोना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और उससे लगाकर ये काटी जाती है वापस सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर। ठीक है। जून जुलाई में बुआई होती है, और सितंबर अक्टूबर में क्या होता है? कटाई। तो जिस समय इनकी कटाई होती है तो उस समय रबी की फसल बोई जाती है। तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर या दिसंबर, जो भी मान लो, दिसंबर तक है। ठीक है। और वापस ये तो है बुआई।
और इसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। तो दिसंबर तक की, जैसे कि 10th की किताब में यही लिखा है कि अक्टूबर से दिसंबर तक की क्या की जाती है, इनकी बुआई की जाती है, और मार्च अप्रैल में इसकी क्या होती है? कटाई होती है। क्या होती है? कटाई। और वो कैसी फसल है? रबी की फसल है। अब रबी की फसल में कौन कौन से हैं? रबी की फसल में है गेहूं। कौन है? गेहूं। ठीक है। इसी मतलब एक एक फसलों को लेकर आपको प्रत्येक फसल के ऊपर अब 3 या 4 या 5 उदाहरण आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से रबी की है और कौन कौन सी खरीफ की है, और उसके साथ ही कौन कौन सी जायद की फसलें हैं। रबी की है गेहूं, मटर, ठीक है, इसके साथ ही सरसों, जैसे हमारे यहाँ होता है ना वो, ठीक है, सरसों, रायडा कहते हैं, रायडा भी एक सरसों ही है। ठीक है। दूसरा है खरीफ। खरीफ का मतलब है जो वर्तमान में अब है, जैसे अब हमारी जो फसलें बो रखी है वो सारी की सारी कौन सी है? खरीफ। और अगर आपको पूछ ले रबी की फसलों में चावल, तो रबी की फसलों में भी बोया जा सकता है और खरीफ में भी। कुछ क्षेत्रों में चावल आज भी रबी में बोया जाता है, लेकिन है खरीफ की। चावल, बाजरा, मूंग, मोठ, ये दालें हैं, अरहर, कपास, मूंगफली, ये सारी की सारी कौन सी फसलें हैं? खरीफ की। और यहाँ तरबूज, खरबूज, ककड़ी, गोभी आदि। ठीक है। मतलब ये, हाँ, तो देखो, कृषि का शस्य प्रारूप कितने भागों में? 3 भागों में है। पहले रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल आपको लिखना है, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? रबी की फसल कहा जाता है। और शीत ऋतु में इसके साथ ही आपको ये भी याद करना है थोड़ा, कि ये अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल से में क्या कर ली जाती है? इसकी कटाई कर ली जाती है। उसके साथ ही आपको दूसरा है वो है खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल में आपको क्या याद करना है कि खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर आता है तो क्या कर लीजिए? काट ली जाती है। और ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है। और फिर है तीसरी, वो है जायद की फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इनका समय है जो, वो है मार्च अप्रैल में बोना, और वापस जुलाई, जून जुलाई तक या मई जून तक इसका क्या हो जाती है? पूरी 2-3 महीने की ये चक्कर सब्जी वाला चलता है। मतलब सब्जियां किस में होती है अमूमन? सब्जियां वो होती है अपने जायद में। ठीक है। अब देखिए, तो अब इन प्रत्येक का क्या करना है साथियों? आपको उदाहरण याद करने हैं। उदाहरण में जैसे रबी में गेहूं है, मटर है, सरसों है, जौ है, ये सारे के सारे किसके हैं? रबी में है। ठीक है। इसके साथ ही आपको याद करना है कौन सा? खरीफ का। तो खरीफ में चावल है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, अरहर है, कपास है, मूंगफली है, मक्का है। ये भी मक्का भी किस में है? खरीफ में है। ठीक है। और इसके साथ ही आप याद करो तो चना भी किस में है? अपने रबी की फसल के साथ ही है। और जो भी किसके साथ है? रबी की फसल के साथ ही है। ठीक है। अब अगला देखिए, और फिर जायद की फसलों में ये तरबूज, खरबूज वगैरह, ये सब्जियां वगैरह, ये सभी आती है। और जो गन्ना है, वो गन्ना 12 मास का फसल है, 12 महीने की फसल है। कितने महीने की? ये गन्ना 12 महीने तक, मतलब ये गन्ने की एक फसल तैयार होती है 12 माह में। ये रोपण कृषि है गन्ने की। ठीक है। राजस्थान में भी होता है, यूपी में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। राजस्थान में श्री गंगानगर के आसपास इसकी ठीक अच्छी खासी पैदावार है। तो इस प्रकार, और दूसरा अगर इसमें से प्रश्न बनेगा तो वो यहाँ से बनेगा, या तो रबी पूछेगा या खरीफ पूछेगा या जायद पूछेगा। सीधा ही शीत ऋतु में बोने वाली फसल रबी है, ग्रीष्म ऋतु में बोने वाली जायद है, और वर्षा ऋतु में खरीफ है। शीत ऋतु को बोते हैं, अपने रबी फसल को बोते हैं अक्टूबर से दिसंबर, और कटाई होती है मार्च अप्रैल। और वापस खरीफ की फसल को बोते हैं जून जुलाई, और मतलब दीपावली के आसपास इसकी क्या हो जाती है? कटाई कटाई हो जाती है, सितंबर से लगाकर नवंबर या सितंबर अक्टूबर में। और इसके साथ ही जायद की फसल है वो मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक हो जाती है पूरी।
और गेहूं है, मटर, सरसों, चना, जो ये सब रबी के उदाहरण है। चावल, बाजरा, मूंग, मोठ, अरहर, कपास, मूंगफली और ये मक्का वगैरह, ये सब किस्में हैं अपने। और इसके साथ ही रबी की फसल के, आपने खरीफ की फसल के साथ याद करो जो तिल है, तिलहन की, जिस तिल खुद है वो तो क्या है, खरीफ की फसल है। और कुछ तिलहन फसलें इस भी है। उसी प्रकार कुछ दालें की रबी की है तो कुछ इसकी है। जैसे चना है तो ये तो रबी में है, और मूंग और मोठ है या अरहर है, ये किसकी है, खरीफ की है। हो सकता है आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ ले कि एक खरीफ रबी में उगाई जाने वाली दाल का नाम लिखो और एक खरीफ में। अमूमन ऐसा प्रश्न आज तक नहीं पूछा है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और ये इस प्रकार ये अपना कृषि का क्या है, शस्य प्रारूप है। ठीक है साथियों, अब आगे हम बात करेंगे हमारे देश में मुख्य फसलें कौन कौन सी बोते हैं, और उनमें सबसे पहले बात करेंगे हम खाद्यान्न की। किसकी बात करेंगे, खाद्यान्न। और खाद्यान्न में भी पहली है अपनी चावल। कौन सी, चावल। एक भाई उड़ीसा में थोड़ी एक फसल बोई जाती है, उड़ीसा में, और कौन सी, धान की फसल, धान की फसल। और उसके तीन प्रकार है, कितने प्रकार, तीन प्रकार है। एक तो ओस है, अमन है, और एक है ओरो। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रख लेना। अगली है मुख्य फसल, मुख्य फसल। ये चावल है जो ये पश्चिम बंगाल में है या झारखंड में है, उड़ीसा है, अपने राजस्थान में भी। अब देखो, नहरों के जाल बिछाए जाने के बाद में राजस्थान है, अपने हरियाणा है, पंजाब है या पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें भी ठीक ढंग से ये चावल उगाया जा रहा है। ठीक है। हाँ, अब देखिए, तो मुख्य फसलें हैं। एक तो हम बात करेंगे चावल, ठीक है। एक बात करेंगे गेहूं की, मूंगफली, ठीक है। चावल है, गेहूं है, मूंगफली है, रबड़ है, चाय, कॉफी, कपास, दाल, मतलब दालें आदि। इन फसलों के बारे में हम, मतलब इनके बारे में ये हमारा लगभग पाठ इनके इर्द गिर्द रहेगा। जिसमें से महत्वपूर्ण है वो आज हमारे लिए हम बात करेंगे। एक तो करेंगे चावल के बारे में, और दूसरा करेंगे गेहूं के बारे में, और इसके साथ ही एक करेंगे आज हम मोटे अनाजों में, जैसे रागी है, अपने बाजरा है, ज्वार है, और इसके साथ एक करेंगे हम मक्का के बारे में और दालों के बारे में। सबसे पहली चीज है वो है चावल। कौन सा है, चावल। चावल में कहाँ उगाया जाता है, और क्या इसकी उगाने की स्थिति में किस समय, मतलब मौसम कैसा होना चाहिए, मानसून कैसा होना चाहिए, आर्द्रता चाहिए या नहीं चाहिए, उनके बारे में ये है अपना चावल है। तो अब देखते हैं चावल के बारे में। किसके बारे में, चावल के बारे में। चावल, सबसे पहले चावल सर्वाधिक खाद्य, भारत में जो खाद्य के रूप में या कोई मतलब अनाज के रूप में सबसे अधिक किसी फसल का प्रयोग किया जाता है या किसी खाद्यान्न का प्रयोग किया जाता है, तो वो है चावल। सर्वाधिक उपयोग खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न के रूप में। ठीक है। दूसरा इसका उत्पादन, उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। विश्व में दूसरा स्थान, कौन सा स्थान, दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। चीन के बाद दूसरा नंबर इसका है। विश्व में पहला स्थान किसका है, चीन का है, और दूसरा क्या है, भारत का है। ठीक है। और सर्वाधिक खाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, ये इसका ही किया जाता है। अब देखो तीसरा, चावल को, अब चावल को जिस समय उगाते हैं
उस समय कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी भी रबी में भी उगाया जाता है। ठीक है, अब देखो चावल को उगाने के लिए परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, भौगोलिक स्थितियां, चावल उगाने की भौगोलिक स्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां। और भौगोलिक परिस्थितियों में आपको याद करना है, नंबर एक, पहला याद करना उच्च तापमान, क्या होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए। और दूसरा आर्द्रता होनी चाहिए, अधिकतम आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता। ठीक है, अब देखो उच्च तापमान कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, और बाकी अधिकतम आर्द्रता वो होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, अधिक वर्षा। 100 सेंटीमीटर से अधिक क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। ये क्या है, इस चावल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। तो चावल की पहली भौगोलिक परिस्थिति तो क्या है कि ये उच्च तापमान, और उच्च तापमान कितना, 25 डिग्री से तो अमूमन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और अधिकतम आर्द्रता में लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक क्या होनी चाहिए, इसमें वर्षा होनी चाहिए। इसके साथ ही डेल्टाई क्षेत्रों में, डेल्टाई और डेल्टाई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश उगाई जाती है। ठीक है, उगाया जाता है। अब देखो ये चावल मतलब इसके साथ ही दो विशेष भागों में, और दूसरा नहरों के बाद, नहरों के जाल बिछाने के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी चावल उत्पादन किया जा रहा है, चावल उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल जैसे इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा खासा चावल पैदा हो जाता है। ये आपको क्या करना, हमें याद करना। तटीय क्षेत्रों में हमने कर लिया, देख लिया है, तटीय और डेल्टाई क्षेत्रों में भोजन इन चावल को उगाया जाता है। और इसके साथ ही उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वहां पर भी चावल को क्या किया जाता है, उगाया गया। एक तो आपको विशेष तौर से इसमें याद रखना है कि चावल का विश्व में भारत का कौन सा स्थान है चावल उत्पादन में, तो दूसरा है, पहला चीन के बाद दूसरा किसका है, भारत का। और सर्वाधिक खाद्यान्न के तौर पर किसका उपयोग किया जा रहा है, चावल का। और इसकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार बोर्ड ने प्रश्न पूछा है। भौगोलिक परिस्थितियों में एक उच्च तापमान होना चाहिए से 25 डिग्री से, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तो तापमान होना चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। उन्हीं क्षेत्रों में क्या चावल को उगाया जा सकता है। अमूमन से चाहे जो चावल है वो खरीफ फसल है, लेकिन रबी ऋतु में भी चावल को उगाया जा सकता है। ठीक है, पहले कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, नहरों के आने के कारण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अब चावल को उगाया जा रहा है। इस प्रकार ये तो है अपना चावल। चावल के बाद फिर अपने दूसरी बारी आती है, वो आती है अपने गेहूं की। देखिए गेहूं, अगली कौन सी है, गेहूं। चावल के बाद सबसे ज्यादा खाद्यान्न के रूप में प्रयोग, किसके बजाय, बाद, चावल के बाद। ठीक है, दूसरा ये भी कहाँ पाया जाता है,
उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उसके साथ ही राजस्थान। ठीक है, हरित क्रांति के प्रभाव से, हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, किस ऋतु में बोया जाता है, रबी की फसल है, रबी की फसल। ठीक है, अब देखो, उगाने के लिए सर्दी की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता, सर्दी की आवश्यकता, तथा पकने के लिए गर्मी की आवश्यकता। ठीक है, ये इनकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि उगाने के लिए तो सर्दी की आवश्यकता है और पकने के लिए किसकी आवश्यकता है, गर्मी की आवश्यकता। और वर्षा है, कौन क्या, वर्षा, वर्षा भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर है, वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर मीटर के लगभग होनी चाहिए। और तीसरा, इसी के साथ ही जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है, कौन सी, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली मावट वर्षा, उस वर्षा को क्या कहते हैं, मावट वर्षा, गेहूं की फसल के लिए लाभकारी, गेहूं की फसल के लिए लाभकारी। ठीक है, ये इस प्रकार अपना क्या है, गेहूं के बारे में। देखिए, पहला कि गेहूं, चावल के बाद सबसे ज्यादा खाद्यान्न के रूप में गेहूं का ही उपयोग किया जाता है। ये रबी की फसल है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में उगाया जाता है, मैदानी प्रदेशों में भी। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान में हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन में क्या हुई, यहाँ वृद्धि हुई है। जैसा कि हमने पिछले अपने एपिसोडों में पढ़ा है, कहीं ना कहीं ट्वेल्थ वाले एपिसोड में पढ़ा। और शीत ऋतु में बोई जाती है, इसलिए इसे उगाने के लिए तो सर्दी की आवश्यकता होती है और पकने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही ये वर्षा, मतलब समय याद रखना कब बोया जाता है और कब। रबी की फसल है तो शीत ऋतु, और शीत ऋतु का मतलब कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और इसके साथ ही इसकी वर्षा की जो स्थिति वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है, मावट वर्षा, वो इनके लिए बहुत ही, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, इसके साथ ही इनके लिए दक्कन की जो काली मिट्टी है उनका भी प्रयोग, और दोमट मिट्टी जैसे गंगा और सतलज नदी का जो मैदानी प्रदेश है, तो ये भी याद रखना कि मैदानी प्रदेश, काली दोमट मिट्टी, मिट्टी में अच्छा उत्पादन या अच्छी पैदावार होती है, अच्छी पैदावार। ठीक, अगर आप, कोई बच्चा अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहता है तो ले सकता है, और फिर बाद में धीरे धीरे लिख सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों मोटे अनाज की। और अमूमन मोटे अनाज की हम तीन मोटे अनाजों के रूप में, एक तो जो है अपना जवार है अपना, दूसरा रागी है अपना, और तीसरा है बाजरा। जिसकी बाजरे की हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण राजस्थान है, अपने महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ उगाया जाता है। हरियाणा के क्षेत्र में कुछ उगाया जाता है।
ठीक है। अब है अपने मोटे अनाज। मोटे अनाज, और मोटे अनाज में तीन है, ज्वार है, दूसरा बाजरा है, और तीसरा है रागी। ठीक है। रागी होता है वो अपने मतलब एक तो भूसे के लिए भी है और अनाज के लिए भी, भूसा व अनाज दोनों की पैदावार होती है। ठीक है। और एक है कैल्शियम युक्त है। किससे युक्त है? कैल्शियम। ज्वार है, ये गेहूं चावल के बाद तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न है। बड़ा खाद्यान्न। ठीक है। ये है ज्वार। अब है बाजरा। बाजरा को हम यहाँ अलग से ही लिखें। बाजरा। बाजरा विशेषतर सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान, और राजस्थान के भी बाड़मेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के बाड़मेर में। ये बाजरा है, ये ये ज्वार वगैरह है, ये किस समय कि जिस समय जायद फसल होती है उस समय भी जायद ज्वार को बोया जा सकता है। इसके साथ ही खरीफ की फसल के तौर पर भी ज्वार को देखा जा सकता है। बाजरा खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल। ये कहाँ कहाँ बोया जाता है? ये बोया जाता है राजस्थान। ठीक है। अपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक है। और ये वर्षा ऋतु पर है। वर्षा ऋतु में। अब आपको पता होगा बाजरा भी ग्रीष्म ऋतु में बोया जाने लग गया है। एक से अलग अलग से बाजरे की किस्म आई है, और वो किस्म ग्रीष्म ऋतु में भी हो जाती है। मतलब जिस समय अपनी सब्जियां चलती है उस सब्जियों के साथ बाजरे को भी पकाया जा सकता है, या बाजरे की पैदावार भी की जा सकती है। ठीक है। ये बाजरा मतलब मोटे अनाज के तौर पर माना जाता है। ठीक है। और राजस्थान में विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। अगर पिछली बार के आंकड़े देखें तो बाड़मेर में इसका सर्वाधिक उपयोग मतलब सर्वाधिक पैदावार हुई थी बाजरे की। अब बाजरे के बाद है मोटे अनाजों के बाद अगली बात आती है, वो आती है अपने मक्का की। तो हो गया होगा ये मोटा अनाज है। ठीक है। मोटा अनाज में तीन है, कौन कौन से? बाजरा, रागी और ज्वार। ठीक है। और रागी और ज्वार दोनों में अनाज भी पैदा होता है और साथ में चारा भी होता है। और बाजरे में भी अनाज और चारा दोनों होता है। बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है वो अपने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और हरियाणा में बोया जाता है। और वहीं चावल और अपने गेहूं के बाद तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न वो कौन सा है? ज्वार है। आज हम बात करेंगे मक्का की। इसकी बात करेंगे। मक्का खरीफ फसल है। कैसी फसल? खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ फसल मतलब वर्षा ऋतु। कैसी ऋतु? वर्षा ऋतु। इसे बोने के लिए भौगोलिक परिस्थिति है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान। ठीक है।
वो रागी वगैरह शुष्क क्षेत्रों में भी बोया जा सकता है, लेकिन इतना ही विशेष कोई पूछेगा नहीं। ठीक है। और ये जो है वो उपजाऊ मिट्टी में पैदावार अच्छी होती है इनकी, मतलब दोमट। कौन सी मिट्टी? दोमट। एक तो आपको ये मक्का है जो खरीफ की फसल है, ठीक है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, और 21 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। और इसका अगर सर्वाधिक अच्छा उपयोग है तो वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, जो चिकनी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़। ठीक है। खादर और बांगर होता है, खादर नवीनतम होता है, बांगर क्या होता है, पुराना होता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, सर्वाधिक मक्का पैदा किया जाता है मिट्टी में, सर्वाधिक मक्के की पैदावार, मक्के की पैदावार। ठीक है। अब देखो, ये तो अगर आपको पूछ रहे मक्के की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, तो ये खरीफ फसल में उगाया जाता है, जिसमें वर्षा ऋतु। ठीक है। और इसके उगाते समय कितना होना चाहिए, मक्के की फसल के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। और इसके साथ ही ये उपजाऊ मिट्टी, मतलब इसका जो पैदावार है वो अच्छी उपजाऊ मिट्टी में ही होता है, मतलब दोमट, मतलब। और सबसे बेहतरीन पैदावार इसका कहाँ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। इसके साथ ही साथियों आपको पूछ ले कि ये कहाँ कहाँ होता है, तो आपको याद रखना स्थान, स्थान कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्र में। ठीक है। हाँ, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। तो मक्का खरीफ की फसल है, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में ये अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है। और कुछ राज्यों में मक्का रबी ऋतु में भी उगाया जाता है। ठीक है। इस अच्छी पैदा, मतलब बीजों के किस्म का भी प्रयोग किया जाता है। और ये सर्वाधिक उगाया जाता है, वो उगाया जाता है अपने कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आदि क्षेत्रों में। ठीक है। इसके साथ अब आती है अपनी दालें। कौन सा है, दालें। अभी हम पहले बात कर रहे थे कि मक्का खरीफ और रबी दोनों में उगाया जा सकता है, खरीफ और मक्का, खरीफ और रबी, रबी में भी उगाया जा सकता है, रबी में भी उगाया जा सकता है। ठीक है। रबी में भी क्या होता है, उगाया जा सकता है। चावल तो अमूमन खरीफ में ही उगाया जाता है, क्योंकि चावल के लिए पानी ज्यादा चाहिए, वो तो इसलिए उसे 100 सेंटीमीटर से भी अधिक पानी चाहिए। तो आपको पता होगा, चावल की रोपाई होती है वो हमेशा पानी के अंदर ही होती है। मतलब कहीं कहीं आपने फोटो देखा होगा कि महिलाएं या पुरुष जो है अब पानी के अंदर खड़े हैं और किसकी धान की रोपाई कर रहे हैं, मतलब चावल की क्या कर रहे हैं, रोपाई। अब अगली बात आती है अपने दालों की, किसकी बात आती है, दालों की। दालों में पूरे विश्व में सबसे आगे है भारत। और दाल हमेशा क्या करती है, मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए वायु से नाइट्रोजन लेकर क्या करती है, मिट्टी को नाइट्रोजन देती है, और मिट्टी को क्या करती है, मिट्टी के उपजाऊपन को स्थिर रखती है या बढ़ाए रखती है, मिट्टी के उपजाऊपन को घटाती नहीं है। दाल खरीफ में भी बोई जाती है और रबी में भी बोई जाती है। अनेक प्रकार की दालें होती है, अलग अलग होती है दाल, दालें। ठीक है। अब इसमें दालों में सबसे महत्वपूर्ण है, विश्व में दालों में दालों के पैदावार में भारत अग्रणी देशों में। ठीक है। दालों के पैदावार में भारत क्या है, सबसे अग्रणी और सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। मतलब
उत्पादक भी खुद ही करता है, उत्पादन भी खुद ही करता है और उपभोग भी खुद ही करता है। उत्पादन मतलब पैदावार, और उपभोग का मतलब क्या होता है, मतलब उसे खाता भी सबसे ज्यादा खुद ही है। ठीक है। दूसरे याद रखना, जो आपके दाल है, वो दाल रबी में भी उगाई जाती है और खरीफ में भी उगाई जाती है। इन दालों में सबसे ज्यादा क्या है, प्रोटीन है। जो शाकाहारी भोजन है, दाल कैसे भोजन है, एक शाकाहारी, और इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, भोजन के जो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं उनमें खनिज की जैसे खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये सारे, इनमें से सबसे ज्यादा दालों में कौन सा पाया जाता है पोषक तत्व, वो पाया जाता है अपना प्रोटीन पाया जाता है। ये वायु से क्या लेती है, नाइट्रोजन, वायु से क्या लेती है, ठीक है, याद कर लो, प्रोटीन युक्त है, प्रोटीन युक्त। दूसरा, वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करती है, कौन सा, क्या प्राप्त करती है, नाइट्रोजन प्राप्त कर भूमि की उर्वर क्षमता को बढ़ाए रखती, उर्वरता को बढ़ाए रखती है। ठीक है। और ये दाल कम नमी वाले क्षेत्रों में, कम नमी वाले क्षेत्रों में पैदा की जाती है, पैदावार होती है इसकी। ठीक है। इसके साथ ही खरीफ में भी उगाई जाती है और रबी में। जैसे खरीफ में कौन कौन सी, खरीफ में दालें, उगाई गई दालें, खरीफ ऋतु में कौन कौन सी है, खरीफ ऋतु में जैसे कि वर्तमान में अब जो है, वो एक तो अरहर है, मूंग है, मोठ है आदि। ठीक है। और उसी प्रकार रबी में चना ले लो, चना, मसूर आदि दालें। ठीक है। ये क्या है, मतलब ये दालें हैं जो रबी में और खरीफ दोनों में भी उगाई जाती है। जो शाकाहारी भोजन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी, उनके लिए सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है, दालों में होता है। वायु में नाइट्रोजन प्राप्त कर, वायु से क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और फिर किस में डालते हैं, भूमि में, भूमि को प्रदान करते हैं, जिससे कि उर्वरक क्षमता क्या रहे, बराबर रहे। ठीक है, या अच्छी हो। और कम नमी वाले क्षेत्रों में दालों की क्या है, पैदावार हो जाती है। और पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भी दालों का भारत में होता है, और सर्वाधिक उपभोग मतलब सबसे ज्यादा दालें खर्च भी कहाँ होती है, हिंदुस्तान में ही होती है। अब इसके लिए ये दाल है, ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है, तो ये राजस्थान में उगाई जाती है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, आदि क्षेत्रों में ये दालों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है और उगाया भी जाता है। तो उगाने के लिए स्थान कहाँ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र, आदि क्षेत्रों में दालों की खेती की जाती, खेती की जाती है। अब देखिए साथियों, तो दाल है, हमने आज किस किस के बारे में पढ़ा, एक तो चावल के बारे में पढ़ा, जो दुनिया में और चावल पैदावार में भारत का दूसरा स्थान है और सबसे ज्यादा खाद्य के रूप में उसी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमने अपने गेहूं के बारे में पढ़ा, जो रबी की फसल है, शीत ऋतु में बोई जाती है, और चावल के बाद दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न के तौर पर उनका उपयोग है। और किस प्रकार जिस समय, मतलब उगने के समय तो शीत ऋतु की आवश्यकता है, और वापस काटने के समय या जिस समय पकना है तो उसे उसी ग्रीष्म ऋतु की क्या होती है, आवश्यकता होती है, इनके बारे में। और उसके बाद हमने मोटे अनाजों के बारे में पढ़ा, जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है। जैसे रागी कैल्शियम युक्त होता है, इसके साथ ही चारा और अनाज दोनों पैदा करता है रागी। और रागी मतलब शुष्क क्षेत्रों में भी पैदा किया जा सकता है। बा अपने जो ज्वार है, वो चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। और इसके साथ ही जो बाजरा है, वो अपना पश्चिमी अपना राजस्थान है, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर
और जैसे बाड़मेर मतलब सबसे आगे पिछले आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर था। बाकी जैसलमेर, जोधपुर वगैरह, पाली बहुत सारे क्षेत्रों में बाजरे का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही इनके बाद अगर हम बात करें तो फिर वो अपना मक्का था और मक्के का उपयोग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस वाले क्षेत्रों में मक्का उगाया जाता है, ठीक है? उसी प्रकार आपको भौगोलिक क्षेत्र वाली ये दृष्टि है, ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है। जैसे चावलों का है, तो चावलों का 25 डिग्री सेल्सियस पर है, उगाया जाता है और वर्षा कितनी होनी चाहिए 100 से ज़्यादा, 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, कुछ तापमान होना चाहिए 25 सेंटीमीटर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, ठीक है? इस प्रकार और गेहूँ में मावट सबसे प्रसिद्ध है। पश्चिमी विक्षोभ वाली वर्षा मावट गेहूँ के लिए बहुत ही अच्छी गुणकारी है, लाभकारी है। हरित क्रांति से भी गेहूँ को बहुत अच्छा यूँ लाभ मिला है, ठीक है? और उसके बाद है अपना जो गेहूँ में याद रखने का एक यही है कि 50 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर से अपने 75 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए और उसे शीत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं की आवश्यकता होती है। रबी ऋतुओं की रबी फसल है और इसके बाद हमने मक्का पढ़ा तो मक्का में 21 से लगाकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसके साथ ही ये खरीफ और रबी दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न है मक्का हिंदुस्तान वालों की। अ, नहीं माफ़ कीजिएगा, ज्वार है तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न, ठीक है? और लास्ट में है अपना दालें, तो दालें क्या करती है, एक तो मिट्टी की उर्वर क्षमता बनाए रखने के लिए वायु से नाइट्रोजन प्राप्त कर मिट्टी की उर्वर क्षमता को बनाए रखती है, जिसमें अरहर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही कुछ रबी में उगाई जाती है दालें, कुछ खरीफ में कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान आदि क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है? और इसके साथ ही इनकी भौगोलिक दृष्टि में कम नमी वाले क्षेत्रों में भी दालों की पैदावार ठीक से ली जा सकती है और इसके साथ अगर आप देखना चाहें तो ये प्रोटीन युक्त है और विश्व का एकमात्र ऐसा देश है भारत जो सर्वाधिक दालों का उपभोक्ता भी है और उत्पादनकर्ता भी है। बाकी वाली चीज़ें हम अपने अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। नमस्कार।